नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत अगर बात की जाए तो इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में हम अगर बात की जाए तो पीछे की क्लास में हमने देखा कि मध्य इटली में जो एकीकरण की लहर जो हमें देखने को मिलती है, परमा, मोडना, टस्कनी, इन राज्यों में जो रोम का राज्य है, क्योंकि उत्तर भारत में तो सक्रिय रूप से उत्तर इटली में तो जो आंदोलन गति पकड़े हुए थे, उसके अलावा जो मध्य इटली में भी हमें देखने को मिलता है दौर अगर बात की जाए तो एकीकरण से संबंधित जो क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती है। उसके अलावा दक्षिण इटली में भी हम देखेंगे, सिसिली और नेपल्स में विद्रोह को हमने पढ़ा था। तो आज हम जो इटली के एकीकरण में एक विशेष व्यक्तित्व यानी कि जो इटली का देशभक्त है उसका नाम महत्वपूर्ण होता है और उसका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, गैरिबाल्डी, जो इटली का देशभक्त है। इसका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि ये व्यक्ति कौन था, इसके अलावा क्या क्या इटली के एकीकरण से संबंधित इसके द्वारा कार्य किए गए, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी का जन्म और मृत्यु अगर बात की जाए तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में होता है और 1882 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो इटली का एक देशभक्त होता है और इटली के एकीकरण में जो बात की जाए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जो निस नगर है, निस और सेवाई के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरीके से कैवूर के द्वारा समझौता करके ये फ्रांस को दे दिया जाता है। जो मध्य इटली के क्षेत्रों को, परमा, मोडन, टस्कनी को जो उसके द्वारा जो पिडमांट सार्डिनिया में मिलाया जाता है, उसी दौरान उसके द्वारा निस और सेवाई का प्रदेश किसे फ्रांस को दिया गया था। उसी दौरान जो हमने देखा गैरिबाल्डी के द्वारा विरोध भी किया गया था कि उन्होंने हमें जो विदेशी बना दिया हमारी भूमि को बेचकर, ये बात उसके द्वारा जब निस का क्षेत्र दिया गया था तो उसी क्षेत्र में इसका जन्म होता है। और अब इसके पिता क्या कार्य करते थे? पिता जो व्यापारिक जहाज होते हैं जो समुद्रों में इधर उधर सामान पहुंचाने का कार्य करते हैं, वहाँ पे जो नौकरी करते थे उस जहाज में अधिकारी थे। अब ये जो छोटी सी उम्र में अपने पिता के साथ क्या करता था, जहाज़ों की यात्राएं करता था और व्यापारी भी थे इसके पिता, तो ये व्यापारिक कार्य भी करता था, उनका हाथ बटाता था। अब जैसे जैसे इसके द्वारा हाथ बटाया गया और ये व्यापारिक जहाज़ों की यात्राएँ करता था, तो उसी दौरान इसको जो सामुद्रिक भूगोल है यानी कि भूमध्य सागर, मूलतः जो भूमध्य सागर यूरोपीय देशों के मध्य स्थित है अगर बात की जाए, तो उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि समुद्र की यात्राएं करता रहता है अपने पिता के साथ और समुद्री मार्गों को भी ये भली भांति जानने लगता है। विशेषतः जो भूमध्य सागर है उसकी जानकारी से जो इटली के पास का क्षेत्र है, जो महासागर है, जो बात की जाए भूमध्य सागर, उसकी जानकारी से मिल जाती है। और इसी दौरान जब ये यात्राएं करता है, जो समुद्र की यात्राएं करता है, तो उसी दौरान जो इटली के देशभक्त हैं उनसे मिलता है और इसके मन में भी जो इटली के प्रति जो राष्ट्रीयता की जो भावना जागृत, देशभक्ति की भावना जागृत होती है, जज्बा जागृत हो जाता है। और इसके द्वारा भी इटली के एकीकरण से संबंधित जो क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की जाए या इटली से संबंधित आंदोलनों में इसके द्वारा भाग लेना प्रारंभ कर दिया जाता है और इसके मन में जो ये राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान ये कई देशभक्तों के संपर्क में आता है, कई लोगों से मिलता है और ये मेजिनी से प्रभावित होकर यंग इटली का क्या बन जाता है, सदस्य भी बन जाता है। यंग इटली यानी कि युवा इटली की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अन्य देशभक्त है जो इटली का मेजिनी, उसके द्वारा युवा इटली की स्थापना कर दी जाती है। अब उसका सदस्य बन जाता है ये 1833 ईस्वी में जो रोम यानी जो पोप का राज्य है, उसकी राजधानी जो है रोम होती है। तो वहाँ पे जो मेजिनी द्वारा जो गणतंत्र स्थापित करने का एक षड्यंत्र किया जाता है, मतलब एक तरीके से एक योजना बनाई जाती है कि रोम में जो पोप को हटाकर गणतंत्र की स्थापना वहाँ कर दी जाए। मूलतः गैरिबाल्डी भी गणतंत्र का समर्थक था, न कि राजतंत्र का समर्थक था। आगे जाकर हम देखेंगे इनके बीच में समझौता हो जाएगा गणतंत्रवादियों और राजतंत्रवादियों में। तो ये
जो रोम में मेजिनी के द्वारा प्रयास किया गया गणतंत्र की स्थापना करने का, अब उसका समय से पूर्व भांडा फूट गया। हालांकि प्रयास किया गया, एक बार के लिए नियंत्रण भी कर लिया गया था रोम पर, लेकिन जल्दी ही देखा गया कि फ्रांस की सेनाओं के द्वारा इन्हें भगा दिया जाता है। अब उस षड्यंत्र में इसको पकड़ लिया जाता है, किसको, गैरिबाल्डी को कैद कर लिया जाता है। कैद करने के पश्चात षड्यंत्र में भाग लेने की वजह से इसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। अब उसी दौरान जैसे तैसे ये वहाँ से निकल जाता है और निकल कर भाग कर पहुँच जाता है कहाँ, दक्षिण अमेरिका चला जाता है। क्योंकि उस षड्यंत्र में पकड़ा गया था, मृत्युदंड की सज़ा दी गई, तो इसके द्वारा जो इटली को छोड़ दिया जाता है। इटली को छोड़कर ये कहाँ पहुँच जाता है, जो दक्षिण अमेरिका पहुँच जाता है और वहाँ तक 1848 ईस्वी तक वहीं पे रहता है। ये तो हालांकि एक व्यापारी था, तो इसके द्वारा अच्छा खासा व्यापार किया जाता, पैसे भी कमाए जाते हैं। अब दक्षिण अमेरिका में रहते हुए इसके द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन दक्षिण अमेरिका में चल रहे थे, उन आंदोलनों में भी भाग लिया गया और इटली से भी निरंतर ये संपर्क में रहता है। तो 1848 ईस्वी तक तो वहाँ रहता है, लेकिन जैसे ही 1848 ईस्वी की अगर बात की जाए, इसे पता चलता है कि इटली में पुनः क्रांति हो गई, तो उसी दौरान ये पुनः लौटकर जो क्या करता है, इटली आ जाता है। 1848 में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो पिडमांट सार्डिनिया के शासक किसके द्वारा, चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और उसी दौरान जो इटली की जनता का दबाव उस पर बनता है और उसके द्वारा जो जनता के दबाव के कारण ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती है। हालांकि उस युद्ध में उसकी पराजय हो जाती है। अब जैसे ही इसको गैरिबाल्डी को पता चलता है, ये भी दौड़कर भागा कहाँ से आता है, दक्षिण अमेरिका से इटली आ जाता है और चार्ल्स एल्बर्ट की सहायता करता है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में। लेकिन अंत में जो क्या होता है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में जो इसकी पराजय हो जाती है चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा। तुम देखोगे अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में जो सिंहासन त्याग कर क्या कर दिया जाता है, सिंहासन त्याग दिया जाता है और आगे शासक वह विक्टर इमैनुअल द्वितीय बन जाता है। तो अब जैसे ये पराजित हो जाता है, उन परिस्थिति में क्या किया जाता है, तो ये पुनः ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। तो इसमें इसे निराशा होती है। लेकिन उसके पश्चात रोम में पुनः गणतंत्र की स्थापना में जो मेजिनी के साथ इसके द्वारा दिया जाता है और उसमें उस प्रयास में भी ये जो असफल हो जाते हैं मेजिनी के द्वारा, और दूसरी बार रोम में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया जाता है। उस दौरान जो फ्रांस की सेनाओं के द्वारा रोम पर अधिकार कर लिया जाता है। अब ये वापस पहुंच जाता है और इसे लगता है कि इटली छोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी जान को खतरा होता है। अब इन परिस्थितियों में इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये टस्कनी होते हुए पिडमांट की तरफ जाता है और पिडमांट से क्या करता है, पुनः अमेरिका चला गया, क्योंकि अमेरिका में ये सुरक्षित रहता है। तो अमेरिका पुनः भाग जाता है, इसके द्वारा आंदोलनों में भाग लिया जाता है और उसी दौरान जो इटली के एकीकरण में सफलता नहीं मिल पाती है, तो ये क्या करता है, पुनः अमेरिका चला जाता है और वहाँ अमेरिका में पुनः अब की बार 6 वर्षों तक रहता है। और वहाँ रहते हुए इसके द्वारा खूब अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है, क्योंकि ये तो व्यापारी था हमेशा से। अगर बात की जाए, इसके पिता भी एक जो व्यापारी और जहाज के अधिकारी थे, तो इसके द्वारा दक्षिण अमेरिका में जो बात की जाए खूब सारा पैसा कमा लिया जाता है। और 6 वर्षों के पश्चात ये पुनः वापस इटली आता है। इटली आता है तो ये सबसे पहले क्या करता है, जो 1854 ईस्वी में जो सार्डिनिया के पास में एक क्रेपिरा टापू होता है, टापू किसे कहते हैं, समुद्र के बीच में स्थित जो भूभाग होता है उसे टापू कहा जाता है। जो चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। तो टापू खरीद लेता है पर्सनल और वहीं पे जो खेती का कार्य करने लग जाता है और खेती कार्य में लग जाता है। अब उसके पश्चात 1854 ईस्वी में इसने जो खेती के कामों में लग जाता है। लेकिन 1856 ईस्वी में इसकी पुनः मुलाकात किससे होती है, केवूर से होती है। केवूर कौन है, जो प्रधानमंत्री, आपको पता होगा कहाँ का प्रधानमंत्री, पिडमांट सार्डिनिया का, जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री होता है। जो इससे भेंट होने के पश्चात ये इसके विचारों से और प्रभावित होता है, काफ़ी प्रभावित होता है और केवूर के साथ जो समझौता हो जाता है, इसके पश्चात ये जो सार्डिनिया के शासक की सेवा में चला जाता है और इटली के एकीकरण से संबंधित कार्यों में पुनः लग जाता है। और इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि 2 विचारधाराएँ हैं जो विपरीत, एक तो गणतंत्र वालों की, गणतांत्रिक जो विचारधारा वाला तो कौन है, तुम्हारे गैरिबाल्डी है, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला केवूर है। ये तो चाहता है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर इटली का एकीकरण हो, पिडमांट सार्डिनिया को वहाँ का जो राजा है उसको ही राजा बना दिया जाए पहले। और ये जो चाहते थे कौन, गैरिबाल्डी, ये चाहते थे कि गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है उस सिस्टम में
उस सिस्टम को लागू करना चाहिए इटली का एकीकरण। लेकिन अब इनके द्वारा परिस्थितियों को देखते हुए जो इनके बीच में समझौता हो जाता है, और ये कहते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा कहा गया इटली के जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि अगर इनमें समझौता नहीं होता तो इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता और इनके बीच में जो संघर्ष की स्थिति रहती। लेकिन अब ये जो इनके बीच में संघर्ष की स्थिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और गणतंत्रवादियों और राजतंत्रवादियों में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। अब ये सभी आपस में अपने मतभेद बुलाकर इटली के एकीकरण के लिए साथ मिलकर कार्य करने लग जाते हैं, और अंततः इटली के एकीकरण के दौरान कई जो आंदोलन और कई जो की योजनाओं का क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो इटली के एकीकरण में जो वहाँ के देशभक्त गैरिबाल्डी है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। किस तरीके से जो बात की जाए 1807 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1882 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। हालांकि इसकी भूमिका को और विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। इसके द्वारा ही जो लाल कुर्ती दल का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, एक सेना का गठन किया जाता है लाल कुर्ती दल का, और उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है इटली के एकीकरण में। कई जगह हम देखेंगे सिसिली और नेपल्स में इसके द्वारा जो सैन्य बल के आधार पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। तो उन परिस्थितियों में जो गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इटली के एकीकरण में, और इसका योगदान भी महत्वपूर्ण रहता है। ये शुरुआती दौर में जो अपने पिता के साथ जहाजी यात्राएं करता है, क्योंकि इसके पिता एक प्राइवेट जहाज के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, और इससे समुद्री मार्गों का ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूमध्य सागर की स्थिति के बारे में इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और उसके पश्चात ये कई जो इटली के देशभक्तों से मिलता है, और उसी दौरान इसके मन में भी जो राष्ट्र प्रेम की भावना का जज्बा जागृत होता है, और ये इटली के एकीकरण से जुड़ जाता है। मेजिनी की युवा इटली यानी यंग इटली जो संस्था होती है उससे उसका सदस्य बन जाता है, और ये जो इटली के एकीकरण से संबंधित क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है। कई बार जो प्रयास किए जाते हैं, अंततः जब ये यहाँ से भागकर दक्षिण अमेरिका भी चला जाता है, दूसरी बार पुनः आता है, और कुछ समय पश्चात जो देखते हैं कि वापस चला जाता है 6 वर्षों के पश्चात, फिर वह पुनः स्थायी रूप से इटली आ जाता है, और यहाँ जो एक टापू खरीद कर वहाँ कृषि कार्य करने लगता है। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि केवूर के साथ समझौता हो जाता है, गणतंत्रवादियों और लोकतंत्रवादियों के बीच समझौता हो जाता है, और ये सभी आपस में अपने मतभेद बुलाकर इटली के एकीकरण से संबंधित कार्य करने लगते हैं, और पुनः जो आंदोलनों में जान आ जाती है, और उसके पश्चात अंततः इनके द्वारा क्या किया जाता है, इटली का एकीकरण कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी किसकी, गैरिबाल्डी की। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे सिसिली और नेपल्स पे जो गैरिबाल्डी के द्वारा कैसे अधिकार कर लिया जाता है। और तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।